Hello friends and all net aspirants, welcome to all in बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज फ्रेंड्स हम अपने सिलेबस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास करने वाले हैं। और हम आप सभी को बता दें कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है, इसकी हम आपको कंप्लीट सिलेबस की सारी क्लासेस कराएंगे। तो आज हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ICAR ASR मिनट एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते हुए आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर नोट्स बनाते रहें, ओके, और साथ ही साथ टॉपिक्स को समझते रहें। तो इससे आपका एक तो जो भी आपने माइक्रोबायोलॉजी अब तक पढ़ी है उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपके ICAR SRB नेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो हमने जो ये नोट्स बनाए हैं, ये हमने ICAR नेट के रिगार्डिंग बनाए हैं कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो याद रखना, स्टार्टिंग में सबसे पहला नाम आता है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक 1677, सी द माइक्रोब्स इन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने 1677 में बच्चों माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोब्स को देखा था। और कैसा माइक्रोस्कोप इन्होंने यूज़ किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। इसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक वाज ए क्लॉथ मर्चेंट इन हॉलैंड। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक कौन थे। इसके बाद ही टुक द स्क्रफ फ्रॉम रूट ऑफ डिकेड टूथ। तो इन्होंने जो डिकेड टीथ होता है, दांत होता है, उससे स्क्रफ लिया था और उसको मिक्स किया था क्लीन वाटर के साथ, और उसको देखा कि जो एनिमल क्यूल्स हैं वो उसमें मोबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि डिकेड टूथ से उन्होंने स्क्रफ लिया, क्लीन वाटर के साथ मिक्स किया, और फिर उन्हें पता चला कि जो माइक्रोब्स हैं यानी जो एनिमल क्यूल्स हैं वो उसमें मोबिलिटी कर रहे हैं। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा? ये क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर होगा एनिमल क्यूल्स। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमल क्यूल्स कहा। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था बहुत सारी क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी, ईस्ट, इरिथ्रोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ। इन सब को भी एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे वर्जिल। वर्जिल ने क्या किया कि इन्होंने ओपिनियन दिया था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। तो पॉइंट इतना याद रखना कि वर्जिल ने ओपिनियन दिया था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। पॉइंट सभी को नोट डाउन कर लें और सभी नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको कहीं से फिर नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट माइक्रोब्स अराइज ऑटोमेटिकली इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो पॉइंट्स इज़ वेरी सिंपल, ओके। According to spontaneous generation theory, all microbes arise automatically in decomposing organic matter। तो spontaneous generation theory कहती है कि सभी माइक्रोब्स ऑटोमेटिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से अराइज होते हैं। टी निधम ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1748 में बताया कि ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट। तो टी निधाम ने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म वेजिटेबल्स और मीट के डिकम्पोजिशन से दिखाई देते हैं, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनके ऊपर दिखाई देने लगते हैं। स्पेलेंजनी ने, एक मिनट, स्पेलेंजनी ने 1729 के आसपास ये बताया था यूज़ ऑफ स्टेराइल कल्चर मीडिया। तो पॉइंट ये याद रखना है कि स्पेलेंजनी ने क्या किया था? यूज़ किया था स्टेराइल कल्चर मीडिया। तो ऐसे पॉइंट याद करने हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस एपर्ट एंड नोबल, ओके, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस एपर्ट। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय कैनिंग।
तो इन्होंने कैनिंग के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया था। पॉइंट याद रखना, साइंटिस्ट हैं निकोलस एपल्ट, काम किया गया था, फूड को प्रिजर्व किया था, किसके थ्रू? कैनिंग के थ्रू। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आपको याद रखना है निकोलस एपल्ट, कैनिंग कंसेप्ट दिया था, फूड को प्रिजर्व किया था। ओके। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1860 टू 1910, एरा याद रखना, इस टाइम गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थी। तो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखना, लुइस पास्चर इज़ अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके। इसके बाद गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद वर्क ऑफ लुइस पास्चर जो कि फ्रांस के थे, एंड रॉबर्ट कॉच जर्मनी जो कि जर्मनी के थे। तो इन दोनों के काम से ही गोल्डन एज माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्ट हुई। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 1860 टू 1910। तो जो गोल्डन एज थी माइक्रोबायोलॉजी की वो इस टाइम स्टार्ट हो गई थी और इसी के बीच में वो रही। तो ये ध्यान रखना, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1860 से स्टार्ट होकर 1910 तक रही, क्योंकि इसी के बीच में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट माइक्रोबायोलॉजी के और ज़्यादातर डिस्कवरीज हुई हैं। इसके बाद लुइस पास्चर परफॉर्म्ड स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि लुइस पास्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को दिया था, एंड ही शोड दैट बॉइल्ड मीडियम कुड रिमेन क्लियर इन स्वान नेक फ्लास्क। और इन्होंने बताया कि जो बॉइल्ड मीडियम था वो स्वान नेक फ्लास्क में कैसा था? क्लियर था। ओके। पास्चर इन 1864 डिस्कवर्ड अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? पास्चर ने। क्या स्टेटमेंट था? लाइफ इज़ अ जर्म एंड जर्म इज़ अ लाइफ। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये याद रखना है कि पास्चर का स्टेटमेंट था, 1864 में दिया था। एफ कोहन ने 1876 में स्टडी किया बायोलॉजी ऑफ द बेसिलाई। तो बेसिलस बैक्टीरिया की बायोलॉजी, यानी कि बेसिलस बैक्टीरिया के लाइफ स्टाइल को या उसके हैबिटेट को किसने स्टडी किया? एफ कोहन ने स्टडी किया। ओके। इसके बाद फर्डिनेंड जॉन थे 1877 में, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था रेसिस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, एक रेसिस्टेंट फॉर्म को क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेट किया, जो कैसी थी? स्मॉल थी, एंडोस्पोर। ठीक है, स्मॉल एंडोस्पोर था। तो एंडोस्पोर क्या होता है? ए स्पेशल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैसिलस। तो याद रखना पॉइंट। अब क्वेश्चंस बताते हैं कैसे आते हैं। किसने एंडोस्पोर के बारे में सबसे पहले बताया? सो फर्डिनेंड जॉन ने एंडोस्पोर के बारे में सबसे पहले बताया। एंडोस्पोर क्या होता है? बैसिलस बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में एक स्पेशल स्टेज होती है जो उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो एंडोस्पोर वो होता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। इसके बाद स्पोर्स आर रीडली स्टेरिलाइज्ड एट 120 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो स्पोर है, ठीक है, ये जो स्पोर है ये क्या है कि ये स्टेरिलाइज हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस पर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। इसके बाद पास्चर इन 1857 ऑब्जर्व्ड दैट ईस्ट सेल एसोसिएटेड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये किसने देखा कि ईस्ट सेल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ होती है? तो ये पास्चर ने 1857 में देखा, और इन्होंने देखा कि रॉड से बैसिलस जो है लैक्टोबैसिलस ये एसोसिएटेड होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो पॉइंट ऐसे याद करना है, पास्चर ने ईस्ट सेल को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के करते हुए देखा और लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हुए देखा। पॉइंट याद होने चाहिए, ईस्ट सेल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके। इसके बाद पास्चर डेवलप्ड द प्रोसीजर ऑफ जेंटल हीटिंग, जिसे कहते हैं पास्चुराइजेशन। तो पास्चर ने पास्चुराइजेशन को दिया था। ओके। इसके बाद पास्चुराइजेशन से क्या क्या हो सकता है कि इससे आप पास्चुराइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हो स्पॉइलेज ऑफ बियर। बियर स्पॉइल होने वाली है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ वाइन को भी स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हो। किससे? अनडिजायर्ड माइक्रोब से। तो पास्चुराइजेशन से आप स्पॉइलेज को रोक सकते हो। ओके। इसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़,
ये लुइस पास्चर ने दिया था। ठीक है, लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को बताया था, साथ ही साथ रॉबर्ट कॉच ने भी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को सपोर्ट किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने 1796 में वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि किसके अगेंस्ट थी, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन दिया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंड यूजिंग अ मटेरियल, और इन्होंने वैक्सीनेशन बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया था वो मटेरियल किसका था, कैटल में काउपॉक्स का। तो जो डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, बनाई किससे है, कैटल के काउपॉक्स से। ओके, इसके बाद 1860 जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी, इतना पॉइंट याद रखना है, एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर 1860। एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले इन्फेक्शन का एजेंट्स किसको माना गया, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एगोस्टिनॉट बैसी। तो जो एगोस्टिनॉट बैसी थे, इन्होंने 1836 में देखा कि फंगस वाज द कॉज ऑफ डिजीज़ ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में एक बीमारी हुई थी जिसे किसने किया था, फंगस ने किया था। तो सबसे पहले जो एजेंट ऑफ इन्फेक्शन रिकॉग्नाइज हुआ था वो कौन था, फंजाई। क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन करने वाला एजेंट था वो किसको माना गया, फंजाई को माना गया। इसके बाद डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी, यानी कि एटियोलॉजी भी इसको कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को उसकी एटियोलॉजी कहा जाता है। स्पेलिंग सही कर लो, एटियोलॉजी ऐसे होता है। ओके, इसके बाद एक मिनट, प्योर कल्चर प्रिपरेशन इज़ द की आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर आपको किसी भी बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर प्रिपरेशन इज़ द की पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कोच परफेक्टेड द टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो कोच ने सबसे पहले परफेक्टली टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसकी, बैक्टीरिया की यूज़ की थी। ठीक है, बाय यूजिंग द सॉलिड मीडिया एंड द यूज़ ऑफ स्टेन। तो रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले सॉलिड मीडिया को यूज़ किया था बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। पॉइंट लिख लो, रॉबर्ट कॉच यूज्ड फर्स्ट टाइम सॉलिड मीडिया एंड यूज़ ऑफ स्टेन टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया। ओके, कोच गिवन पॉस्टुलेट आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्यूबरकल बैसिलस। जब कोच ने बैसिलस बैक्टीरिया की, यानी कि ट्यूबरकल जो आपका टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया का नाम था स्टार्टिंग में, ठीक है, प्री नेम कहते हैं इसको, ट्यूबरकल बैसिलस। तो जब इसकी स्टडी की तो कोच ने अपने पॉस्टुलेट दिए थे जिसमें बताया गया कि और ये कोच के पॉस्टुलेट थे, ऑर्गेनिज्म इज़ रेगुलरली फाउंड इन द लीजन ऑफ द डिजीज़। ऑर्गेनिज्म हमेशा जहाँ पर डिजीज़ होगी वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। इट कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। उस ऑर्गेनिज्म को आप प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सकते हो, और उसके बाद जब आप उस प्योर कल्चर को, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में डालोगे, किसी लिविंग्स में डालोगे, तो वो वहाँ पर सिमिलर डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, तो ये था कोच पॉस्टुलेट कि जहाँ पर डिजीज़ होगी वहाँ पर उसका माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा। इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अलग से आप प्योर कल्चर करा सकते हो, इसका प्योर कल्चर बना सकते हो। उस प्योर कल्चर को हेल्दी पर्सन में अगर डालोगे फिर तो वो वहाँ पर भी वही सिमिलर डिजीज़ कॉज करेगा जहाँ से उसको लिया गया था, जिस पर्सन से उसको लिया गया था। तो ये कोच के पॉस्टुलेट थे। वायरल डिजीज़ एंड इम्यूनाइजेशन, द डिस्कवरी ऑफ वायरस एंड देयर रोल इन डिजीज़। यानी कि वायरस की डिस्कवरी और उसका डिजीज़ में रोल, ये तब पॉसिबल हुआ, वाज मेड पॉसिबल व्हेन चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो कि पास्चर के एसोसिएट थे, कंस्ट्रक्टेड अ प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर इन 1884। तो ये पॉइंट याद रखना कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर बनाया था 1884 में। तो उस प्रोसिलिन बैक्टीरियल फिल्टर की वजह से ही वायरस की डिस्कवरी पॉसिबल हुई और उसका डिजीज़ में क्या रोल होता है ये पॉसिबल हुआ। इसके बाद
द फर्स्ट वायरस वाज टू बी रिकॉग्नाइज फिल्ट्रेबल वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। तो जो सबसे पहला वायरस है जिसको फिल्ट्रेबल किया गया था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था, जिसको रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की ने 1882 में डिस्कवर किया, और साथ ही साथ उसको ही दोबारा से फिल्ट्रेबल बेजरिंक ने 1899 में किया। ठीक है, और वो हॉलैंड के थे। तो कुछ भी पॉइंट अगर आपको डाउटफुल लगे या किसी में भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फिल्ट्रेबल एनिमल वायरस, तो जो टीएमवी था, पॉइंट याद रखना, टीएमवी जो था ये प्लांट वायरस होता है। तो इसके बाद जो फिल्ट्रेबल एनिमल वायरस, तो प्लांट वायरस टीएमवी था, तो फिल्ट्रेबल एनिमल वायरस जो क्या करता था, फुट और माउथ डिजीज़ कॉज करता था कैटल में। तो उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, लॉफलर एंड फ्रॉस्ट ने 1898 में। तो सबसे पहले एनिमल वायरस जो डिस्कवर हुआ वो था कौन, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। ठीक है, पॉइंट याद रखना, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस फर्स्ट एनिमल वायरस था जिसको लॉफलर और फ्रॉस्ट ने 1898 में डिस्कवर किया। ह्यूमन वायरस फॉर येलो फीवर डिस्कवर्ड बाय यूएस आर्मी कमीशन, और ह्यूमन में कोई डिजीज़ कॉज करने वाला पहला वायरस था येलो फीवर वायरस। ओके, इसके बाद वॉल्ट जो कि इंग्लैंड में थे और डी हैरेले जो कि फ्रांस के थे, 1916-17 में इन्होंने ऐसे वायरस को डिस्कवर किया जो इन्फेक्ट करता था बैक्टीरिया को, जिसे कहा गया बैक्टीरियोफेज। यानी कि बैक्टीरियोफेज इज़ ए वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया and use their host machinery and used their genetic material, ठीक है, to produce their colony and for multiplication। ओके, तो वॉल्ट एंड हैरेले ने सबसे पहले 1916-1917 में ऐसा वायरस डिस्कवर किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसे कहा गया बैक्टीरियोफेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस वाज मेड बाय स्टैनले इन 1935। सबसे पहला क्रिस्टलाइजेशन जो है वायरस का वो स्टैनले ने किया। एमिल वॉन बेहरिंग एंड कीटासाटो, इन दोनों ने सबसे पहले इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को रैबिट में डाला, जिससे एंटीटॉक्सिन का प्रोडक्शन हुआ। यानी कि रैबिट ने रिस्पॉन्स किया और एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस की, तो जिसकी हेल्प से टिटनेस एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी हुई। तो पॉइंट याद रखना, सबसे पहले एंटीटॉक्सिन का नाम जो जुड़ता है वो दो साइंटिस्ट हैं उनके साथ जुड़ता है, कीटासाटो एंड एमिल वॉन बेहरिंग। ओके, तो टेटनस एंटीटॉक्सिन जो है ये रैबिट में यूज़ किया था इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, तो पता चला था कि टेटनस एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है। इन 1937 थियोडर स्वान ऑब्जर्व दैट ईस्ट सेल आर एबल टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। 1937 में थियोडर स्वान ने ये देखा कि जो ईस्ट सेल है वो एबल होती है कन्वर्ट करने के लिए शुगर इनटू अल्कोहल। इसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको याद रखना है कि ईस्ट सेल यूज़ होती है। चलिए आगे, और आप सभी मुझे ईस्ट का साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी मैं आप सभी को मुझे पता चले कि आपका कितना इंटरेस्ट ICAR ASRB नेट को क्वालिफाई करने के लिए है। इसके बाद रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल इन सॉइल। तो सॉइल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, इस रोल को सबसे पहले डिस्कस किया था सेर्गी एंड विनोग्रास्की ने एंड मार्टिनस बेजरिंक ने। तो फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी हैं SN विनोग्रास्की। तो पॉइंट याद रखना। इसके बाद विनोग्रास्की डिस्कवर्ड दैट सॉयल बैक्टीरिया, विनोग्रास्की ने सॉयल बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो कि ऑक्सीडाइज करता है आयरन को, सल्फर को, अमोनिया को ऑब्टेन करने के लिए एनर्जी। तो पॉइंट याद रखना, सॉयल बैक्टीरिया जो होते हैं, ओके, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं आयरन को, सल्फर को, अमोनिया को अपनी एनर्जी लेने के लिए। इसके बाद जो विनोग्रास्की हैं इन्होंने डिस्कवर किया था एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, और साथ ही साथ इन्होंने
स्टडी किया था डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोजिक ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसमें क्या है, सेलुलोज है। तो यहाँ पर विनोग्रास्की के तीनों काम आपको याद रखने हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, हमने अपने इस वीडियो क्लास में ICAR ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी में हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर आइसोलेटेड बाय बेजरिंक। तो एजोटोबैक्टर की डिस्कवरी बेजरिंक ने की थी। ही आइसोलेटेड रूट नॉड्यूलिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। तो राइजोबियम को किसने आइसोलेट किया, बेजरिंक। एजोटोबैक्टर किसने, बेजरिंक, ओके। इसके बाद सल्फेट रिड्यूसर, यानी कि सल्फेट को रिड्यूस करने वाला बैक्टीरिया को भी किसने डिस्कवर किया, बेजरिंक। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। बीडल एंड टॉटम ने यूज़ किया था ब्रेड मोल्ड, जिसको कहा जाता है न्यूरोस्पोरा, पूरा नाम होता है न्यूरोस्पोरा, ओके। और इन्होंने शो किया था जीन म्यूटेशन को 1941 में। अब दोबारा सुन लीजिए, बीडल एंड टॉटम का नाम जीन म्यूटेशन के साथ जुड़ा है। बीडल एंड टॉटम का नाम जीन म्यूटेशन के साथ जुड़ा है, जिन्होंने 1941 में क्या किया था, ब्रेड माउल्ड न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया था, ठीक है, क्या करने के लिए, जीन म्यूटेशन को शो करने के लिए। इसके बाद एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड ने 1944 में एविडेंस दिया था कि DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इन तीनों ने, एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोड, तीनों ने प्रूफ कर दिया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। और इन तीनों ने किसके एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया था, तो एक एक्सपेरिमेंट था, आप सभी को पता होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो भी रीज़न था उसका कंक्लूजन पॉइंट एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने निकाला था। इसके बाद 1 मिनट, इन 1970 डिस्कवरी ऑफ RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी कब हुई, 1970 में हुई। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी भी 1970 में हुई, पॉइंट लिख लेना। रूजेल वीरलैंड ने 2003 में आइसोलेट किया था स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस स्पीसीज। तो रूसेल वीरलैंड ने 2003 में स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस स्पीसीज को डिस्कवर किया। इन्होंने किससे इसको, बैसिलस को डिस्कवर किया, 250 ईयर ओल्ड सैंपल से डिस्कवर किया। और वो 250 ईयर ओल्ड सैंपल जो है किसका था, साल्ट क्रिस्टल का था। तो रसेल वीरलैंड ने 2003 में स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस को 250 ईयर ओल्ड सैंपल जो कि साल्ट क्रिस्टल का था उससे डिस्कवर किया। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि ये पेपर में आते हैं, एक पेपर में आपको ज़रूर मिल जाएगा, डेफिनेटली श्योर, अच्छे से पढ़ लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इंडियन टॉक्सिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ITRC होता है, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सेंट्रल साल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। तो साल्ट बेंगलोर ऐसे याद रख लेना, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट चंडीगढ़। इसके बाद बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता, जिन्होंने जाइलेनेज और बीटा एमाइलेज एंजाइम को बनाया था। तो बोस इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है उसने जाइलेनेज और बीटा एमाइलेज एंजाइम को बनाया था। रीजनल रिसर्च सेंटर लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम केरला, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको शॉर्ट में CFTRI भी कहते हैं, तो ये मैसूर में है CFTRI, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डायरेक्ट डिस्कवरीज़ का पॉइंट सिलेक्ट किया है जिनका आप अच्छे से याद रखेंगे, जिनको मैं बताऊँ वो आप अच्छे से याद कर लें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके, EB चेन और HW फ्लोरी, इन्होंने पेनिसिलिन की और उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू की डिस्कवरी की 1945 में।
इसके बाद एम्थेलर, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट येलो फीवर 1951। एस वॉस्कमैन, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन 1952। इसके बाद आगे है कि एंडर्स, वेलर एंड रॉबिन्स, कल्टीवेशन ऑफ पोलियो वायरस 1954। इसके बाद बीडल टॉटम, माइक्रोबियल जेनेटिक्स पढ़ी लिया आपने 1958 में, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया था। अभी आपने पढ़ा न्यूरोस्पोरा का यूज़ करके उन्होंने क्या दिया, म्यूटेशन थ्योरी को बताया था। इसके बाद क्या हुआ, एस ओचोआ एंड कॉर्नबर्ग, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को 1959 में इन्होंने डिस्कवर किया। सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। एफएचसी क्रिक, डिस्कवरीज रिलेटेड टू डीएनए 1962, नॉट इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद जैकब, लॉफ एंड मोनाद, तो जैकब, वॉफ एंड मोनाद ने डिस्कवरी की थी रेगुलेशन ऑफ जीन्स की 1965 में। इसके बाद रॉस ने कैंसर वायरस को 1966 में बताया। हॉले, खुराना एंड नारायणबर्ग, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। इन्होंने क्या किया था कि डेसिफेरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड को इन्होंने बनाया था 1968 में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नारायणबर्ग एंड खुराना का नाम सिंथेटिक जीन के लिए। एक मिनट। इसके बाद नेक्स्ट है डेलबर्ग, हर्से एंड लूरिया ने डिस्कवरी किया था वायरस और वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेल को 1969 में। इसके बाद जी एडलमैन एंड आर पोर्टर ने रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एडलमैन एंड पोर्टर ने 1972 में बताया था। अब आगे चलो सीधा, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंस ऐसी नहीं आती। इसके बाद माइलस्टेन, कोहलर और एनके जर्न, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डिस्कवरी माइलस्टेन, कोहलर और जर्नी ने 1984 में की। ई रस्का ने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया 1986 में। एक मिनट। इसके बाद एस टोनेगावा ने क्या किया था, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के जेनेटिक प्रिंसिपल को 1968 में बताया था, एंटीबॉडी का जेनेटिक प्रिंसिपल। इसके बाद डेसेनहोफर, ह्यूबर एंड निकल ने क्रिस्टलाइजेशन किया था एंड स्टडी किया था फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर फ्रॉम अ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर था वो सबसे पहले किसने बताया था, डेसिनहोफर ने, ह्यूबर ने एंड निकल ने 1988 में बताया था। इसके बाद जेएम बाइसप एंड एची वार्मस ने ऑन्कोजीन्स की डिस्कवरी 1989 में की। इसके बाद आल्टमैन एंड कैच ने राइबोजाइम की डिस्कवरी 1989 में की। इसके बाद केबी मुलिस और स्मिथ ने पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किया 1993 में। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोब्स की जेनेटिक्स की फिजियोलॉजी को किसने डिस्कवर किया, लुइस नस्लैन और वेस्कैंस ने 1995 में। एसबी प्रूसनियर ने डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स की थी 1997 में। तो जो प्रूसनियर है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्रूसनियर ने डिस्कवरी की थी प्रियॉन्स की 1997 में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिया। यहाँ से आप वॉरेन एंड मार्शल के वर्क को पढ़ें, जिसमें इन्होंने हेलियोबैक्टर पाइलोरी के बारे में बताया था 2005 में। इसके बाद मूलर और फायर ने आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की थी 2006 में। नेक्स्ट जो कैपिची, सिथाइज एंड इवंस ने क्या बताया था, जीन मॉडिफिकेशन के प्रिंसिपल को बताया था। ओके, और क्या यूज़ किया था इन्होंने, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज़ किया था 2007 में। तो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे।
और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो से मैं आपको बताऊं कि 1 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली श्योर हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज़ हैं जो ईयर्स के अकॉर्डिंग हुई हैं। आप इन सभी को ध्यान से देखें। 1857 में लुइस पास्चर ने शो किया था लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद 1881 में लुइस पास्चर ने एंथ्रेक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया। 1885 में लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया। 1887 में जो बुचनर हैं उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फर्मेंट शुगर से। इसके बाद 1921 में फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम को डिस्कवर किया। 1923 में बर्गीज मैनुअल का फर्स्ट एडिशन आया। 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। 1933 में रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। 1935 में डोमेक ने सल्फा ड्रग्स को डिस्कवर किया। 1937 में जो चैटॉन थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिवाइड किया, तो चैटॉन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया। 1941 में बिडल और टॉटम ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी को दिया। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी किसने दी। डेफिनेटली श्योर है 100% कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इसके बाद 1944 में वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया। 1982 में रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डेवलप किया गया। 1986 में फर्स्ट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को प्रोड्यूस किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और जिसको अप्रूव किया गया किसके लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास आप सभी को कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ऐसे ही क्लासेस अगर आप चाहते हैं हम बनाएं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप सभी के लिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का पूरा सिलेबस फिनिश करा सकें। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को या किसी को भी ICAR ASRB नेट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ठीक है, ऑन बोर्ड लाइव क्लास ऑन टीचमिंट ऐप, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ICAR ASRB नेट के बैच जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।